देखिए, पिछले 11 साल से यह देश सुरक्षित रहा। देश के बड़े शहरों में 11 साल में कोई अटैक नहीं हुआ, जो कि यूपीए या उसके पहले के जमाने में एक आम बात हुआ करती थी। आतंकियों ने साजिशें तो बहुत की, लेकिन नरेंद्र मोदी के रहते हर साजिश नाकाम हुई। और इसलिए जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, पैनिक में ही हुआ, लेकिन हुआ, तो नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि साजिश करने वालों को छोड़ेंगे तो नहीं बॉस, एक एक का हिसाब होगा। और इसलिए आप देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कहा जा रहा है ना कि ये लोग ऐसा प्लानिंग किए थे भारत को दहलाने का जैसा कभी नहीं देखा गया था। वो तो हो नहीं पाया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी ऐसे लेवल पे चल रही है जैसा देश ने कभी नहीं देखा। छापे पे छापे ऐसे पड़ रहे हैं कि सोच नहीं सकते आप। लोग डिटेन किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, चुन चुन कर संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है। 10 नवंबर की शाम को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। आज मतलब समझिए कि एक तरीके से 72 घंटा बीता है। और इस जांच का दायरा आप देखिए, कि इस जांच की स्पीड आप देखिए। मतलब आपने ना तो कभी ऐसा सुना होगा ना देखा होगा जिस तरह से सुरक्षा एजेंसीज काम कर रही हैं। आज आपको बताऊंगा कि कैसे 60 घंटे के अंदर डीएनए टेस्ट करके पता लग गया कि धमाके से उड़ी i20 कार में उमर ही मौजूद था। आज आपको बताऊंगा कि कैसे 48 घंटे के अंदर दिल्ली ब्लास्ट की साजिश करने वालों को पकड़ने के लिए एजेंसियां इंटरपोल तक पहुंच गई हैं। आज आपको यह भी बताऊंगा कि पिछले 72 घंटे में कैसे दिल्ली से लेकर कश्मीर तक दनादन छापे पड़ रहे हैं, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। और नेटवर्क, जो इन आतंकियों का नेटवर्क है, हाफिज मसूद जिनको पाले बैठे थे, उनकी बॉस कमर तोड़ दी गई उस नेटवर्क की। आज आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे 48 घंटे के अंदर जांच एजेंसियां उस डॉक्टर तक भी पहुंच गई जिसे मसूद अजहर की महिला ब्रिगेड की आतंकी का करीबी माना जा रहा है। आपको यह भी बताऊंगा कि पिछले 72 घंटे में कैसे एनआईए, आईबी, एनएसजी, एटीएस और तमाम सारी एजेंसीज ने पूरी ताकत झोंक दी है। कैसे व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की कमर तोड़ी जा रही है, कैसे 72 घंटे के अंदर 1500 संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठा लिया गया। वो दिन गलत लिखा, 72 घंटा। मतलब ऐसे व्यापक लेवल पर जांच चल रही है कि कोई बचने वाला नहीं है। क्लियर मैसेज है कि जो आतंकियों ने सोचा भी नहीं होगा, उस तरह से उस लेवल पे जाके जो है इनकी कब्र खोद दो। साजिश में किसी का कितना ही बड़ा रोल हो, छोटा रोल हो, सब धरे जाएंगे बॉस। जांच का दायरा सिर्फ देश तक सीमित नहीं है। आज आपको बताऊंगा कि कैसे दुबई, तुर्की, अफगानिस्तान तक जांच का दायरा पहुंच चुका है। आतंकी हमले की साजिश करने वालों की फंडिंग की जड़ें खोजी जा रही हैं। दूसरी कारें भी पकड़ी जा रही हैं, डायरियों से राज खुल रहे हैं। यानी ऐसी जांच हो रही है जिसे देखकर अमेरिका जैसे देश भी कहने लगे कि अरे भारत को हमारी मदद की जरूरत नहीं भाई, भारत खुद कर लेगा। लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, सारी एजेंसियों के हेड मॉनिटर कर रहे हैं, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर काम हो रहा है। कैसे क्या हो रहा है, आज कौन कौन सी मीटिंग हुई, क्या क्या खुलासा हुआ, पीएम मोदी के एक आदेश के बाद कैसे ये सारा ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, पूरे विस्तार से आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक दी। यहीं पे मुजम्मिल पहुंचा था, लाल रंग की इको स्पोर्ट कार लेकर पहुंचा था और फिर यहीं से बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए का जो एनपीके खाद है वो यहां से लेके गया था, फरीदाबाद लेकर पहुंचा था। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसका कहते हैं मुजम्मिल का कि अलग किस्म का आदमी था ये। मुजम्मिल नहीं, उमर था थोड़ा अलग किस्म का। अच्छा, कट्टर था वो? कट्टर था। दिल्ली ब्लास्ट को करीब 75 घंटे हो गए और इन 75 घंटे में कैसे धुआंधार एक्शन और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसकी एक एक डिटेल आज आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कितने बड़े दायरे में और कितनी तेजी से जांच चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर कसम खाई है कि इनको छोड़ेंगे नहीं, तो वो कसम ऐसे ही नहीं खाई है बॉस, उसके लिए ग्राउंड लेवल पे जबरदस्त काम चल रहा है। आज भी नरेंद्र मोदी सरकार ने क्लियर कट कह दिया है कि दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। साजिश करने वालों को ऐसी सजा मिलेगी कि दुनिया देखेगी, दुनिया को सख्त मैसेज मिल जाएगा। ऐसी सजा देंगे इन लोगों को कि दोबारा कोई इस तरह का हमला करने की हिमाकत नहीं करेगा। ये मोदी सरकार ने क्लियर किया आज कि ऐसी सजा देंगे कि दुनिया देखेगी बॉस, कांपेगी कि ऐसा आतंकी हमला नहीं करना है।
यह पिछले 75 घंटे में तीसरी वार्निंग है मोदी की। 2 बार पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। कल सीसीएस की मीटिंग हुई थी, उसमें साफ कहा कि यह जघन्य आतंकी घटना है, छोड़ना नहीं है इन लोगों को। अब आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है। पीएम मोदी खुद लगातार जांच एजेंसियों के संपर्क में, गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। आज भी अमित शाह ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच से जुड़ी एक बड़ी मीटिंग की। आतंकियों को सख्त मैसेज देने के लिए आज अमित शाह ने बड़ी बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकियों को सख्त से सख्त सजा देने का पीएम मोदी का संकल्प जरूर पूरा होगा। जो भी इस कायरतापूर्ण हमले के पीछे है, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा और सख्त सजा दी जाएगी। गुजरात के एक कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह बातें कही। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की एक और पहले बड़ी खबर बताऊं, फिर आगे की बात बताऊंगा। बड़ी खबर आ रही है कि अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक शुरू हो गई है। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और गृह सचिव मौजूद है। इस वक्त अमित शाह के घर पर सुरक्षा से जुड़ी बैठक में आईबी चीफ को भी शामिल किया गया है। यानी गृह मंत्री के घर पर इस वक्त एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद हैं, जो गृह मंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं कि कहां क्या पकड़ा जा रहा है, क्या मिल रहा है, क्या खबरें हैं और क्या हो सकता है। इधर मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, उधर ग्राउंड पर बड़े लेवल पर ताबड़तोड़ एक्शन और जांच चल रही है, जिसके बारे में सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप देखिए कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए 500 अधिकारियों की टीम बनाई गई। जम्मू कश्मीर में 500 से ज्यादा छापे मारे जा चुके हैं। 1500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है पिछले कुछ घंटों में। पिछले 72 घंटे में सिर्फ और सिर्फ साउथ कश्मीर में 400 से ज्यादा घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और जांच सिर्फ दिल्ली और जम्मू कश्मीर में ही नहीं, यूपी में चल रही है, हरियाणा में चल रही है, गुजरात में चल रही है, महाराष्ट्र तक दायरा चला गया है। जांच इस लेवल पर हो रही है कि आतंकियों के सिर्फ करीबी ही नहीं, ऑफिस में उनका सहयोगी है, पड़ोसी है, जो है सबसे पूछो, किसी को मत छोड़ो, किसी के पास से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जो आतंकी डॉक्टर पकड़े गए हैं, उनके स्कूल रिकॉर्ड तक खंगाल दिए जा रहे हैं बॉस। आप यह भी देखिए कि दिल्ली ब्लास्ट के 60 घंटे के अंदर ही जांच एजेंसियों ने पता लगा लिया कि i20 कार में उमर मौजूद था। कार में धमाके के साथ कार सवार के तो चीथड़े उड़ गए थे। कुछ लोग कहने लगे कि क्या पता कार लगा के उतर गया हो, तब बम फोड़ा हो। इसलिए जांच एजेंसियों के सामने कार सवार की पहचान करने की चुनौती थी, लेकिन डीएनए सैंपलिंग से सब पुख्ता हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट साइट से जो डीएनए सैंपल जमा किए गए थे, उससे यह कंफर्म हो गया कि डॉक्टर उमर नबी ही धमाके वाली कार में मौजूद था। मंगलवार को ही उमर की मां का डीएनए सैंपल इन लोगों ने ले लिया था, फिर उसे धमाके वाली कार में मिले सैंपल से मैच किया गया, जिससे कंफर्म हुआ कि उमर ही कार में बैठा हुआ था। उमर की जो चिथड़े उड़े उसमें उसकी टांग फंस गई थी स्टीयरिंग और एक्सीलरेटर के बीच में, वो टांग से निकाल लिए डीएनए। उमर की मां के डीएनए सैंपल मंगलवार को पुलवामा से लिए गए थे, यहां दिल्ली भेजे गए, तड़ातड़ एक्शन हुआ, मिलाए था उमर गाड़ी में। क्लियर। उमर के जो नए सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, उन्होंने जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए। इसमें एक वीडियो में उमर की कार की पिछली सीट पर एक बैग दिख रहा है और माना जा रहा है कि इसी बैग में विस्फोटक था। ये देखिए पीछे जो है काला बैग है, फूल काला काला, सफेद बैग है, उस पर काला काला फूल बना हुआ है। यह वीडियो 10 नवंबर को बदरपुर बॉर्डर टोल प्लाजा का है। उमर सफेद रंग की i20 कार में दिख रहा है, अपना चेहरा ढका हुआ है इसने मास्क से। अंदर ही अंदर पता तो होगा कि चेहरा दिखाने लायक काम तो कर नहीं रहा, आतंकी है। लेकिन पीछे वो बैग देखिए, और जितना बड़ा बैग है, कहा जा रहा है उसी में 80 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक मौजूद था। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें दिखता है कि पीछे विस्फोटक शायद इसी बैग में। एक और वीडियो देखिए, इसमें आतंकी उमर दिल्ली के रामलीला मैदान के पास फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर दिख रहा है। यह तस्वीर देखिए इसकी। इसको देख के आपको लग रहा है कि ये थोड़ी देर बाद धमाका करने वाला है। एकदम कूल चल रहा है भाई, कोई तनाव ही नहीं है कि मैं दूसरों को मारने वाला हूं। इस वीडियो में उमर ने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ है। उमर इस मस्जिद में करीब 10 मिनट रुका था, कहा जा रहा है। उसके बाद वो लाल किले की तरफ निकल गया। अब मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था, किसी से मिलने गया था, किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देने गया था, ये तो अभी जांच में ही पता चलेगा। 10 नवंबर का उमर नबी का एक और वीडियो भी जांच एजेंसियों के हाथ लगा है। इस वीडियो में उमर की गाड़ी कनॉट प्लेस का चक्कर काटती दिख रही है। यह वीडियो 10 नवंबर को दोपहर 2:05 का है। उमर कनॉट प्लेस आउटर सर्किल में विस्फोटक से भरी गाड़ी लेकर आराम से चल रहा।
फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक जांच एजेंसियां उमर के रूट पर हर एक सीसीटीवी को खंगाल रही हैं। छोटे से छोटे सुराग की पड़ताल हो रही है। 10 नवंबर को उमर ने क्या किया, कहां गया, इसके बारे में जांच एजेंसियों ने पिछले 75 घंटे में भाई साहब एकदम अद्भुत काम किया है और पूरा खाका खींचा है कि ये कहां गया होगा। सोचिए पूरे रूट में कितने सीसीटीवी लगे होंगे, सब खंगाल लिया गया। यह खुलासा हुआ है कि उमर ने 10 नवंबर को दिल्ली आने से पहले कार में ही रात गुजारी थी। ढाबे पर खाना खाया, सुबह वो दिल्ली आया। उमर नबी की मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए। जांच में यह खुलासा हुआ कि उमर 9 और 10 नवंबर की रात को हरियाणा के फिरोजपुर झिरका भी गया था। 10 नवंबर की सुबह वो बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली आया। इसके बाद वो दिल्ली में बहुत सारी जगह गया। उमर साउथ ईस्ट दिल्ली भी गया था, ओखला गया था, कनॉट प्लेस गया था, बाद में सेंट्रल दिल्ली में रिंग रोड पर भी दिखा। उमर दिल्ली के अशोक विहार भी गया था, जहां उसने कुछ खाने के लिए कार रोकी थी। सीसीटीवी के आधार पर जांच एजेंसियां मान रही हैं कि उमर बहुत पैनिक में था। वो बिना प्लानिंग के दिल्ली में कार दौड़ा रहा था। शायद उसे अपने हैंडलर के निर्देश का इंतजार था। जांच एजेंसियां कितनी तेजी से सुराग खंगाल रही हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 10 नवंबर के दिन उमर नबी ने क्या क्या किया। इसके धड़ाधड़ सीसीटीवी फुटेजेस निकलते जा रहे हैं। यह एक और सीसीटीवी फुटेज है जिसमें उमर की कार हरियाणा के नूह में फिरोजपुर झरिका के टोल से गुजरती दिख रही है। यह तस्वीर 9 और 10 नवंबर को रात 1:30 बजे की है। यह वीडियो एक अहम सबूत है क्योंकि उमर 10 नवंबर की रात को जिस मेवात के नूह इलाके में दिख रहा है, वहीं से विस्फोटक के लिए अमोनियम नाइट्रेट खरीदने का भी खुलासा हुआ है। इससे यह शक और बढ़ गया है कि 9 और 10 की रात को उमर मेवात के इलाके में गया क्यों था, किससे मिला था। मैं कह रहा हूं ना कि जांच एजेंसियां हल्के में नहीं ले रही बॉस, पूरी कुंडली खंगाल दे रही हैं कि कहां गया, किससे मिला, कोई गाड़ी में बैठा नहीं बैठा, कहां गया, क्यों गया, सब खंगाल रही हैं। क्योंकि भाई इनको तो एक अटैक करना है। अभी वो 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलना बाकी है, उसमें से मान लीजिए 80 किलो फोड़ भी दिया तो 220 किलो तो बचा है। जांच एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है इस जांच में। उमर के रूट को खंगालते हुए जांच एजेंसियां मेवात में उस दुकान तक भी पहुंच गई जहां से आतंकी डॉक्टर्स ने अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। जांच टीम ने मेवात से उस दुकानदार को हिरासत में लिया जिसके यहां से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया था। आरोप है कि दुकानदार ने अब तक करीब 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई की थी। जिस दुकान से डॉक्टर मुजम्मिल ने विस्फोटक बनाने का सामान खरीदा था, वहां से आपको हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आपको धमाके का वो वीडियो दिखाता हूं जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस वक्त हम नूह में मौजूद हैं और नूह का ये पिनगवा है और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो दुकान आपको बंद नजर आ रही है, यही डब्बू उर्फ दिनेश की दुकान है। डब्बू जो कि लोकल नाम है और बताया जा रहा है कि डब्बू के नाम से ही ये दुकान चलती थी, डब्बू की दुकान के नाम से, और दिनेश पूरा नाम बताया जा रहा है, उसकी ये दुकान है। और यहीं पे मुजम्मिल पहुंचा था, लाल रंग की इको स्पोर्ट कार लेकर पहुंचा था और फिर यहीं से बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए का जो एनपीके खाद है वो यहाँ से लेके गया था, फरीदाबाद लेकर पहुंचा था और उसके बाद वो जो है उसको फिर केमिकल बनाने में उसने इस्तेमाल किया था। अभी जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कई और लोग हैं जो इसके पीछे हो सकते हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। डब्बू उर्फ दिनेश को अभी जो है पुलिस अपने साथ ले गई है, फरीदाबाद पुलिस। इधर दिल्ली ब्लास्ट में धमाके का एक नया वीडियो भी आ गया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब धमाका हुआ तब वहां काफी ज्यादा ट्रैफिक था, जाम लगा हुआ था, सड़क पर ऑटो, ई रिक्शा, कार सब दिख रहा है। तभी अचानक से धमाका हो जाता है और धमाका इतना जोरदार था कि कार के आसपास जो भी चीज थी उसके परखच्चे उड़ गए। ऐसे एक नहीं कई धमाके करने की प्लानिंग का भी खुलासा हो रहा है। हरियाणा पुलिस के सूत्रों से आज ही खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग की थी। कई शहरों में एक साथ धमाके करने का इनका प्लान था। एक साथ कई गाड़ियों का इस्तेमाल करके धमाका करने की इन्होंने साजिश रची थी। आप सोचिए अगर सुरक्षा एजेंसियां वक्त रहते इस टेरर मॉड्यूल को खुलासा नहीं करती तो देश के कई हिस्सों में ये लोग क्या कर रहे होते, कितनी भयंकर तबाही मचा रहे होते। आतंकियों ने धमाके के लिए विस्फोटक, कार, सब कुछ जुटा लिया था। इनके टारगेट फिक्स थे। आतंकी हमले के लिए इन्होंने पैसे का भी इंतजाम कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए थे जो उमर को दे दिए गए थे।
सूत्रों के मुताबिक इन लोगों ने 3 लाख रुपए की कीमत से विस्फोटक बनाने की सामग्री खरीदी। यह भी खुलासा हुआ कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर कुछ विवाद भी हो गया। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आतंकियों के पास यह 20 लाख रुपए आया कहां से, इनको फंडिंग कौन कर रहा था। जांच एजेंसियों को आतंकियों के पास से एक डायरी भी मिली है और इस डायरी में कई नाम हैं। आशंका जताई जा रही है कि सारे नाम व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ डॉक्टर उमर और मुजम्मिल की डायरी लगी है। इन डायरीज में लगभग 25 से 30 लोगों के नाम दर्ज बताए जा रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के। ये सभी लोग अब जांच के दायरे में आ चुके हैं। इन बरामद डायरीज में कुछ कोड वर्ड्स भी मिले, इन्हें भी डिकोड करने की कोशिश चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब दुबई और अफगानिस्तान तक भी पहुंच गई। जल्द से जल्द साजिश को बेनकाब करने के लिए इंटरपोल की भी मदद ली जा रही है। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी डॉक्टर अदील का भाई डॉक्टर मुजफ्फर जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया है। 2 महीने पहले डॉक्टर मुजफ्फर दुबई भाग गया था या गया था। शक है कि दुबई से वो पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान गया था। डॉक्टर मुजफ्फर को पकड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटरपोल को अप्रोच किया। डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है। यह भी खुलासा हुआ है कि साल 2021 में जब डॉक्टर अदील और डॉक्टर उमर तुर्की गए थे तो डॉक्टर मुजफ्फर भी उनके साथ था। जांच एजेंसियां अब तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के इस नेक्सस को खंगालने में लगी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच आज यूपी के हापुड़ तक भी पहुंची। दिल्ली पुलिस ने हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर फारूक अहमद को हिरासत में लिया है। डॉक्टर फारूक जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। वो जीएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। डॉक्टर फारूक का कनेक्शन भी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से। सब भैया उसी यूनिवर्सिटी से जुड़ जा रहे हैं। उसके बारे में भी अभी आपको आगे दिखाऊंगा। हमने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया है। वो जीएस मेडिकल कॉलेज से पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ा हुआ था। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों के सिलसिले में कल रात जांच एजेंसियों ने कानपुर से भी एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है। यूपी एटीएस ने गणेश शंकर मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को हिरासत में लिया है। डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लेना इसलिए अहम है क्योंकि जांच में आतंकी डॉक्टर शाहीन ने आरिफ का नाम लिया था, कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरिफ लगातार शाहीन के संपर्क में था और उसका करीबी था। धमाके वाले दिन भी आरिफ फोन पर शाहीन के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर आरिफ का बाकी गिरफ्तार आतंकियों से आमना सामना कराया जाएगा। आरिफ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। यह भी आरोप है कि जब एटीएस ने आरिफ के किराए वाले कमरे पर छापा मारा तो आरिफ ने फोन से डेटा डिलीट करने की नाकाम कोशिश की। डॉक्टर आरिफ ने 3 महीने पहले ही कानपुर में मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन किया। इंपॉर्टेंट यह भी है कि डॉक्टर शाहीन का भी कानपुर से कनेक्शन है। वो कानपुर में काम कर चुकी है, कई साल यहां रह चुकी है। यानी एक एक किरदार जो इस पूरे टेरर नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, उन सबको ढूंढा जा रहा है। इन आतंकियों की साजिश इतनी बड़ी थी कि इन्होंने धमाके के लिए कई कारें भी जुटा ली थी। कल एक कार पकड़ी गई थी, आज भी एक कार पकड़ी गई। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में आज एक और संदिग्ध कार की एंट्री हो गई। जांच एजेंसियों ने मारुति ब्रेजा कार को जब्त किया है। यह कार डॉक्टर शाहीन, वो जो महिला है, उसके नाम पर दर्ज थी। इस कार को आज अल फलाह यूनिवर्सिटी से बरामद किया गया। ब्रेजा कार सितंबर 2025 में ही खरीदी गई थी। कार को यूनिवर्सिटी का एक दूसरा डॉक्टर भी इस्तेमाल कर रहा था, उसे भी हिरासत में ले लिया गया। कहा जा रहा है कि इन सारी कार्स में बम भरकर उन्हें अलग अलग शहरों में भेजा जाना था, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाकों को टारगेट करने की साजिश थी। दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 4 कारें पकड़ी जा चुकी हैं। 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा जा चुका है। 20 टाइमर, 20 डेटोनेटर बरामद हो चुके हैं, जो यह बताता है कि धमाके की पूरी तैयारी थी, भयंकर धमाके की तैयारी थी। सिर्फ विस्फोटक को लाने ले जाने के लिए गाड़ियों की जरूरत थी। और अब तक जो 4 कारें पकड़ी गई हैं, उनमें पहली थी डॉक्टर शाहीन की स्विफ्ट डिजायर, जिसमें सबसे पहले AK-47 और असॉल्ट राइफल बरामद हुई थी। दूसरी थी I-20, जिसमें डॉक्टर उमर ने लाल किले के सामने आत्मघाती हमला किया। तीसरी कार थी लाल इको स्पोर्ट कार, जिसे कल बरामद किया गया। और चौथी कार है मारुति ब्रेजा। यह कार भी डॉक्टर शाहीन के नाम पर दर्ज है। तो इसलिए तो लोग आश्चर्यचकित हैं कि भाई डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग आतंकी बन रहे हैं। और जो पहले कहा जाता था कि गरीब आदमी है आतंकी बन गया, भाई ये पैसे वाले लोग कार खरीद के जो है बम भर भर के फोड़ने वाले थे। संदिग्ध कारों की लिस्ट में इको स्पोर्ट्स कार भी है, जिसे कल फरीदाबाद से बरामद किया गया था। यह खुलासा हुआ है कि यह कार उमर की थी। इसी कार से विस्फोटक खरीदा गया था। करीब 22 घंटे की जांच पड़ताल के बाद आज सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद से इस कार को जब्त कर लिया। जांच एजेंसियां इस कार को अपने साथ दिल्ली ले आई हैं।
जांच एजेंसियों के रडार पर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन और उमर का आतंकी कनेक्शन सामने आया। इस वजह से इस यूनिवर्सिटी का कैंपस जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया। एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस लगातार यूनिवर्सिटी कैंपस के चक्कर काट रही। आज भी हरियाणा पुलिस का बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यूनिवर्सिटी के अंदर गया था। जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं आतंकी डॉक्टर्स ने कुछ विस्फोटक यूनिवर्सिटी के अंदर तो नहीं छुपा रखा है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल ने यूनिवर्सिटी को शो कॉज नोटिस थमा दिया। आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी की मान्यता से जुड़ी गलत जानकारी दी थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की फंडिंग को लेकर ईडी की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर्स की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी जांच होगी। यानी यूनिवर्सिटी की भी कुंडली अब खंगाली जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी एक मिस्ट्री बन गई। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि एक ही यूनिवर्सिटी से इतने डॉक्टर आतंकी कैसे बन गए, उनका लिंक कैसे, आतंकी लिंक सामने आ गया। आखिर इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या हो रहा था भाई कि सब यहीं से निकल रहे हैं? नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के खुफिया कैमरों के सामने खुद यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों से हमने बात की, जिन्होंने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में यह माना कि यूनिवर्सिटी में कट्टरता का जहर पनप रहा है। स्टिंग ऑपरेशन में उमर से जुड़े खुलासे हुए। छिपे कैमरे पर लोग यूनिवर्सिटी के माहौल को मिनी पाकिस्तान बता रहे हैं। सुनिए नवभारत के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में हिडन कैमरे पर, छुपे कैमरे पर, स्टिंग ऑपरेशन में अल फलाह यूनिवर्सिटी और वहां के लोगों के बारे में, इन डॉक्टर्स के बारे में क्या पता चला। ये डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल और एक और उमर नाम है ना, उमर। तो ये क्या आपस में ही रहते थे या अभी तक पता नहीं चला कभी? ये आपस में कभी बात करो यहाँ पे कभी साथ नहीं रहते थे। अच्छा, आपने कभी नहीं देखा था। लेकिन इसका कहते हैं मुजम्मिल का कि अलग किस्म का आदमी था ये। मुजम्मिल नहीं, उमर था थोड़ा अलग किस्म का। क्लास में आए तो लड़के लड़कियां अलग बैठे, टेम्परामेंट अलग से बात करना। ऐसा उमर बातों से कभी कुछ ऐसा कुछ बातें मतलब वो हमसे तो ऐसी बातें नहीं करता था, बट जो उसका एक वो था ना कि इस्लामिक वही। अच्छा, कट्टर था वो? कट्टर उसकी बातों से पता चलता था। जैसे लड़का लड़की के साथ में उसका टेम्परामेंट ऐसा था, किसी बच्चे को खड़ा कर दिया, 45 मिनट तक खड़ा रखे, बैठ जाने को बोलो, वो आज की अच्छा ऐसा वो आज की अकेड में रहा था। उसे गुड इवनिंग, वैसे डॉक्टर्स में तो ऐसा होता है, हम यूजुअली विश करते हैं सीनियर्स को, हम उसे विश करते थे, सीधा निकल जाता था ना, विश कर कुछ नहीं करता। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं किया उसकी कि मतलब किस बात में? टीचर अगला है तो कंप्लेन हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है। मतलब कैसा माहौल? कैसा है माहौल? एकदम कंजर्वेटिव, मतलब मिनी पाकिस्तान इस्लामिक। ऐसा तो देखो, मतलब कह सकते हैं यार, ऐसा ही है। 7 बजे के बाद यहाँ से बात करने नहीं देते अपने हॉस्टल रूम से। यूनिवर्सिटी में हिजाब पहनना कंपल्सरी है? हाँ, तुम रिटर्न में नहीं पहन सकते, रिटर्न में है ऐसा। या बस गोल बना रखा है, बना रखा है कि लड़कियां शॉर्ट्स में नहीं घूम सकती और 7 बजे के बाद गर्ल्स को अलाउ ही नहीं करते। का लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है 7 बजे के बाद, उन्हें बाहर नहीं निकलना है। आप लोग कैसे निकलते हो फिर? हम तो लड़के। अच्छा, लड़के निकल सकते हैं? लड़के तो कहीं से भी निकल के। आप सुन रहे हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्र बता रहे हैं कि वे मिनी पाकिस्तान से कम नहीं है। इस तरह का कट्टरपंथ वहां चल रहा है। ये जो फट गया उमर, उसके बारे में कह रहे हैं कि बड़ा अजीब आदमी था, लड़का लड़की साथ मत बैठो, ये हिजाब पहन के आओ, इस तरह की बातें करता था, एकदम ईगो में रहने वाला। इस पूरे व्हाइट कॉलर नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी डॉक्टर शाहीन को बताया जा रहा है। लेडी आतंकी शाहीन पर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि शाहीन मसूद अजहर के भतीजे उमर फारूक की पत्नी है, अफीरा बीवी के संपर्क में थी। अफीरा के ऑर्डर पर ही उसने लेडी विंग बनाने की साजिश रची थी। पुलवामा आतंकी हमले के 1 महीने बाद सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मसूद अजहर के भतीजे उमर फारूक को ढेर कर दिया था और उसकी पत्नी के संपर्क में थी ये डॉक्टर शाहीन। इधर दिल्ली ब्लास्ट की जांच चल रही है, उधर सुरक्षा एजेंसियों ने एक और बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान आईएसआई के ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल को नाकाम किया है। लुधियाना पुलिस ने 10 ऐसे लोगों को पकड़ा है। जिन लोगों को पकड़ा गया वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। ये लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पर ग्रेनेड अटैक कर पंजाब का माहौल बिगाड़ने की फिराक में थे। पुलिस ने इनके पास से चाइनीज हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। तो ये जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, ये पूरा कनेक्शन तो खुलेगा बॉस। एक एक आतंकी पकड़ा जाएगा। इस टेरर नेटवर्क को
जमीन से उसकी जड़ें जो है ना वो खोद के निकालनी है और उनकी कब्र खोद देनी। लेकिन नेटवर्क कहां जुड़ेगा? पाकिस्तान। और उस पाकिस्तान में क्या हो रहा है अब आपको यह बताता हूं। पीएम मोदी, शाह और डोवाल की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान पैनिक में है। मुनीर ने हड़बड़ में क्या गड़बड़ कर दी? पाकिस्तानी सेना में छुट्टी कैंसिल, बॉर्डर पर तोप तैनात है। मुनीर शहबाज मोदी की मार के खौफ में गजब कर रहे हैं। इधर पाक बॉर्डर पर सेना की रुद्र ब्रिगेड तैयार, उधर अमेरिका चीन भी पाकिस्तान को किनारे लगा देंगे क्या? अब इसका चैप्टर। दिल्ली ब्लास्ट को भारत ने जैसे ही आतंकी घटना माना, पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अब तो कांड हो गया बॉस। इसके बाद पीएम मोदी ने चेतावनी दे दी कि दिल्ली धमाके के दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इन दो बातों से ही शहबाज और मुनीर की हालत खराब हो गई। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अभी चल ही रही है। इसके दोषियों तक सुरक्षा एजेंसी देर सवेर पहुंची जाएंगी। धमाके के तार पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़ते दिख रहे हैं। यानी पाकिस्तान ने फिर से गलती की है और इस बार उसे यह गलती महंगी पड़ सकती है। पीएम मोदी के संभावित एक्शन से पाकिस्तान ऑलरेडी तनाव में, तरह तरह की बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना के हाथ पांव फूल रहे हैं। पाकिस्तान में सेना का मूवमेंट बढ़ गया है। वहां लोग कह रहे हैं कि इस बार तो मोदी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान के आतंकी संगठन जश्न मना रहे थे, बैठक करके आतंकी खुशी जता रहे थे। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने गियर चेंज किया, पाकिस्तान में हंगामा मच गया। पाकिस्तान की सेना पैनिक मोड में आ गई है। पाकिस्तान में धमाके होने शुरू हो गए हैं। श्रीलंका के क्रिकेटर्स पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान को बचाने नहीं आएगा, ये संकेत मिल रहे हैं। चीन ने भी भारत के समर्थन में बयान दे दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है। इंडियन आर्मी भयंकर तैयारी बॉर्डर पर किए जा रही है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से पाकिस्तान की हालत खराब है। उसे लग रहा है कि भारत कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेगा और इस बार बचाने कौन आएगा? क्योंकि भाई अमेरिका ऑलरेडी फंसा हुआ है। भैया आज ही तो ट्रंप ने वो बिल साइन किया कि उनके यहां का लॉकडाउन खत्म हो रहा है। भाई उनकी अर्थव्यवस्था गिरी हुई है और भारत पे इंपैक्ट पड़ नहीं रहा, रिपोर्ट आ गई है। तो ट्रंप को भारत की जरूरत है। ऐसे में जो तलवे चाट रहे थे मुनीर और शहबाज, उसी पैर से ट्रंप इनको लात ना मारते। पाकिस्तान में मचे घमासान और कैसे पीएम मोदी के नाम से पाकिस्तान में तूफान आया हुआ है, आज सब आपको दिखाऊंगा। बॉर्डर पर क्या हो रहा है आपको दिखाऊंगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान पैनिक मोड में। पाकिस्तान को पूरी आशंका है कि भारत कोई ना कोई एक्शन लेगा, क्योंकि भारत तो पहले से तैयारी कर ही रहा था। भारतीय सेनाओं ने हाल ही में त्रिशूल एक्सरसाइज की थी, वो भी पाकिस्तान बॉर्डर के ठीक पास। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत तो फुल रेडी है बॉस। इसी वजह से पाकिस्तान में भी सेना का मूवमेंट शुरू हो गया है। ये तस्वीरें पाकिस्तानी सेना के मूवमेंट की बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की 6th आर्मर्ड डिवीजन लाहौर की तरफ बढ़ रही है। इस डिवीजन में अल खालिद टैंक शामिल हैं, यानी पाकिस्तान टेंशन और पैनिक में सेना को मूव करा रहा है। पाकिस्तान में हलचल इसलिए भी तेज हो गई क्योंकि भारत ने एक नया नोटाम जारी कर दिया है। आज ही भारत की तीनों सेनाओं ने त्रिशूल एक्सरसाइज पूरी की। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास हुई इस एक्सरसाइज के लिए भारत ने नोटाम जारी किया था। अब भारत ने नया नोटाम जारी कर दिया है। 13 से 17 नवंबर के लिए नोटाम जारी किया गया है। मुंबई के पास अरब सागर के लिए नोटाम इफेक्टिव है। यह इलाका पाकिस्तान के साथ समुद्री सीमा से लगा हुआ है। यहां उड़ान के दौरान जीपीएस सिग्नल गड़बड़ हो सकती है। इसे भारत की प्रैक्टिस के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे इमरजेंसी में जीपीएस स्पूफिंग से निपटा जा सके। अब जीपीएस स्पूफिंग से किसी एयरक्राफ्ट के जीपीएस लोकेशन यानी दिशा बताने वाले सिस्टम को प्रभावित किया जाता है, जिससे विमान अपना रास्ता भटक जाता है और क्रैश होने का खतरा बढ़ जाता है। भारत ने किस तरह की धुआंधार तैयारी इस बार की है, उसकी जबरदस्त तस्वीरें आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि पाकिस्तान की सेना किस तरह पैनिक मोड में आ चुकी है। भारत में पीएम मोदी ने सीसीएस की बैठक ली। पाकिस्तान में हड़कंप मचना शुरू हो गया। मुनीर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। पाकिस्तानी सेना में सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं कि कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा, भारत किसी भी वक्त हमारी छुट्टी कर सकता है। सेना को लाहौर की तरफ मूव करा दिए भाई। मुनीर को लगता है कि पहला हमला शायद लाहौर पे होगा इस बार।
बॉर्डर पर टैंक यूनिट की तैनाती कर दी गई है। पाक सेना अगले 72 घंटों में मिसाइल टेस्ट भी कर सकती है। भारत और पीएम मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब जब भारत ने बदला लेना चाहा है, बदला लिया है, और इसी वजह से मुनीर और शहबाज के हाथ पांव फूल रहे होंगे। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत तैयारी कर ही रहा है, तो कभी भी ठोक देगा। सुनिए पाकिस्तान में कैसे डर का माहौल है। इधर पाकिस्तान में एक और बड़ा डेवलपमेंट हो गया। शहबाज सरकार ने सेना प्रमुख मुनीर की पावर बढ़ा दी। ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई के बाद शहबाज ने मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया था। उसके बाद से मुनीर मनमाने ढंग से काम कर रहा है। मुनीर की हरकतों से शहबाज की परेशानी बढ़ रही। इसी बीच शहबाज सरकार ने मुनीर की पावर और बढ़ा दी। पाकिस्तान सरकार ने संविधान के 27वें संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। इसके बाद मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन गया है। मुनीर को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान मिल गई है। असीम मुनीर जीवन भर अपने पद पर बना रहेगा। मुनीर को पूरी जिंदगी सुरक्षा मिलती रहेगी। यानी दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब शहबाज ने मुनीर को आगे कर दिया कि भाई तुम ही संभालो, अब जो होगा तुम ही देखना, क्योंकि शहबाज तो लड़ नहीं सकते, बचाएगी तो सेना। और इसलिए मुनीर जो कह रहा है वो शहबाज किए जा रहे हैं। इस संशोधन के बाद मुनीर की पावर पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी ज्यादा हो गई। हालांकि पाकिस्तान में लोग इस बात से डर रहे हैं कि कहीं मुनीर तानाशाह ना बन जाए। मुनीर की पाकिस्तान में पावर बढ़ती चली गई, और उधर पाकिस्तान के एक पूर्व सेना अधिकारी ने मुनीर का सीक्रेट प्लान एक्सपोज कर दिया। पूर्व पाक सेना अधिकारी आदिल राजा ने मुनीर के प्लान के बारे में बताया। मुनीर का प्लान चीन की मदद से इंडियन नेवी पर हमला करने का था। चीन से टेक्निकल सपोर्ट मिलने पर इंडियन नेवी पर वो हमला करने वाला था। दिल्ली ब्लास्ट से 4 दिन पहले इस प्लान पर अमल करना था। आदिल राजा ने यह भी कहा कि मुनीर भारत में आतंकी हमले करवाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की सारी प्लानिंग चौपट हो गई। पाकिस्तान के होश तब उड़ गए जब दिल्ली ब्लास्ट पर चीन ने हैरान करने वाला बयान दे डाला, जिसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा। इस वक्त पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में भी हलचल तेज हो गई। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को ऑपरेशन सिंदूर की याद आ रही। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लगातार बैठक कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत के रिस्पांस की चर्चा कर रहे हैं। पीओके में लश्कर तैयबा के आतंकियों ने बैठक की है। बैठक में लश्कर के टॉप 2 कमांडर शामिल हुए। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद इस बैठक में आया था, कहा जा रहा है। ये तस्वीरें गुजरावाला में हुई आतंकियों की बैठक की बताई जा रही हैं। इसी बैठक में आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद शामिल हुआ था। इन आतंकियों को डर है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कहीं शुरू ना कर दे। आज पाकिस्तान के आतंकी डर रहे हैं, जबकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद यही आतंकी जश्न मना रहे थे। ये तस्वीरें दिल्ली ब्लास्ट के ठीक बाद की हैं, जब पीओके के कोटली में लश्कर के आतंकियों की बैठक हुई थी। इसमें आतंकी हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं। आतंकियों का स्वागत जो हो रहा था, उन जश्न जैसी तस्वीरें थी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लश्कर के आतंकी अब्दुल रऊफ का एक बयान भी वायरल हुआ था, जिसमें वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। ये दिल्ली को दुल्हन बनाने का सपना देख रहे हैं। पहले अपनी कब्र खोदना शुरू करो भाई, उसमें खुद ही चले जाओ तो ज्यादा बेहतर है, वरना भारत भेजे। कह रहे हैं ना 10 मई, दिख रहा है कनेक्शन। आतंकी पहले तो जश्न मना रहे थे, लेकिन आज की डेट में घबराए हुए हैं कि भारत कब कहां से अटैक कर देगा। पाकिस्तान को डर इस बात का भी है कि इस बार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को ठोकेगा। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान से उलझा हुआ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच गोलाबारी भी हो चुकी है और कई राउंड की बातचीत, लेकिन इन दोनों के बीच बात नहीं बनी। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि अफगानिस्तान अगर नहीं समझा तो पाकिस्तान खुला युद्ध लड़ने को तैयार है। तालिबान भारत के इशारे पर पाकिस्तान को उलझा रहा है। पाकिस्तान इन दोनों को एक साथ संभालने में पूरी तरह से सक्षम है। एक बार ख्वाजा आसिफ को सुनिए, वो कैसे 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान तैयार है कह रहे हैं। फिर आपको बताता हूं कि अफगानिस्तान ने बिना युद्ध लड़े पाकिस्तान को कैसे पानी पिला दिया। पाकिस्तान के मंत्री धमकियां दे रहे हैं और उधर अफगानिस्तान ने ऐसा काम किया जिससे पाकिस्तान के होश उड़े। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद करने का आदेश दे दिया है। सभी व्यापारियों को इसके लिए 3 महीने का समय दिया गया है। पाकिस्तान के साथ दवाई, फल, सब्जी समेत सारे व्यापार बंद किए जाएंगे। जो इस आदेश को नहीं मानेगा उसके साथ सारे सहयोग खत्म कर दिए जाएंगे। तालिबान के मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान की घटिया दवाइयों से हेल्थ सेक्टर प्रभावित है। पाकिस्तान से होने वाले व्यापार का विकल्प तलाशने की कोशिश भी शुरू कर दी गई। व्यापार बंद करने के अलावा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी समस्याओं के लिए हमें जिम्मेदार ठहराता है। टीटीपी पिछले 25 साल से पाकिस्तान में एक्टिव है, उसके लिए हम पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान नहीं सुधरा तो हम अपनी रक्षा करने में पूरी जान लगा देंगे, ये वो कह रहे हैं। पाकिस्तान में इसी बात से खलबली है
इधर भारत तैयारी करके बैठा है, उधर पाकिस्तान में खुद ही बम पे बम भी फूट रहे हैं। जिस दिन दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके अगले दिन ही इस्लामाबाद में ब्लास्ट हो गया। इसके बाद से पाकिस्तान में पैनिक है। पाकिस्तान में इस वक्त श्रीलंका की क्रिकेट टीम गई हुई है और इस्लामाबाद धमाके के बाद श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में खेलने से डर रही है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मंगलवार 11 नवंबर को वनडे सीरीज का पहला मैच खेला गया। यह मुकाबला रावलपिंडी में हुआ था, जो इस्लामाबाद से जुड़ा हुआ शहर है। इस मैच से कुछ घंटे पहले ही इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर आत्मघाती हमलावर ने कार में धमाका कर दिया, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद श्रीलंका टीम के खिलाड़ी जान बचाने के लिए किसी तरह पाकिस्तान से निकलने का रास्ता तलाशने लगे और पाकिस्तान सरकार इंटरनेशनल बेइज्जती से बचने के लिए किसी तरह श्रीलंका की टीम को पाकिस्तान में रोकने में जुट गई। क्योंकि सिक्योरिटी की टेंशन से श्रीलंका क्रिकेट टीम के 8 से 10 खिलाड़ी अपने देश लौटने का फैसला कर चुके। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पीसीबी के चेयरमैन और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के हाथ पांव फूल गए। उसने मदद के लिए मुनीर से गुहार लगाई, जिसके बाद मुनीर ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से बात की और श्रीलंका के खिलाड़ियों को पूरी सिक्योरिटी का भरोसा दिया। और इस पूरे मामले पर पाकिस्तान में संसद तक चर्चा शुरू हो गई। सुनिए बहस के दौरान मोहसिन नकवी ने क्या कहा। यानी वहां हाथ पैर जोड़कर श्रीलंका की टीम को रोकना पड़ा। भाई धमाका तो भारत में भी हुआ। भारत में साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई है, वो तो नहीं भाग रही। उनको भरोसा है भारत जो है एक मजबूत देश है, यहां हम सेफ हैं। श्रीलंका को पता है कि पाकिस्तान में जो है अभी भारत ठोकना शुरू करेगा तो हम फंस जाएंगे। एक तरफ पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। भारत अगर कोई एक्शन लेता है तो उसका साथ देने वाला कोई दिख नहीं रहा। पहले ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ फुल फ्लेजेड वॉर की कगार पर है। उस पर जम्मू में पाकिस्तान के बॉर्डर पर उड़ते ड्रोन्स ने पाकिस्तान का बीपी बढ़ा दिया। कल रात को ये ड्रोन जम्मू में पाकिस्तान बॉर्डर के पास उड़ते नजर आए। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसीज के सूत्रों ने साफ कर दिया कि ये ड्रोन सर्विलांस की उड़ान कर रहे थे, मतलब नजर रख रहे थे कि क्या। एक तरफ जम्मू में बॉर्डर पर ड्रोन की उड़ान और राजस्थान में बॉर्डर पर सोनिक बूम से पाकिस्तान पूरी तरह हिल गया। दरअसल जोधपुर में कल रात के वक्त जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। लोगों को समझ नहीं आया कि अचानक धरती को हिला देने वाला धमाका कहां हो गया। हालांकि बाद में पता चला कि यह फाइटर जेट के सोनिक बूम की आवाज जो जोधपुर के आसपास के कई इलाकों में सुनाई दी। सोनिक बूम की असलियत पता लगाने के बाद भारत के लोग तो चैन से सो गए, लेकिन इस सोनिक बूम ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, जिसे दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद किसी भी वक्त भारत के अटैक का डर सता रहा है। कहीं ये देखिए कैसी आवाज है, कहीं ड्रोन, कहीं सोनिक बूम, ये सब पाकिस्तान को तनाव में रखे हुए हैं। क्योंकि भारत की तीनों सेनाएं मिलकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहले ही 10 दिन की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल त्रिशूल पूरी कर चुकी हैं। राजस्थान में रेगिस्तान से लेकर गुजरात के समुद्री तट तक इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब मिलकर खुद को वॉर मोड के लिए तैयार कर चुके हैं। सेना की तरफ से इस वॉर ड्रिल के ऐसे वीडियो भी जारी किए गए जिससे पाकिस्तान को तनाव होना लाजमी है, क्योंकि इसमें सेना के टैंक, एयरफोर्स के फाइटर जेट, नेवी के युद्धपोत सब मिलकर जमीन से लेकर आसमान और पानी के अंदर दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तालमेल बैठाते दिख रहे हैं। अब ये तस्वीरें आप देखिए। वॉर ड्रिल के दौरान गुजरात में पोरबंदर के समुद्र तट पर सेना ने दिखाया कि कैसे युद्ध छिड़ने पर टैंक्स और सैनिकों को पानी से होते हुए मोर्चे पर पहुंचाया जाता है और दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया जाता है। त्रिशूल वॉर ड्रिल के बीच आर्मी ने राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर पर अखंड प्रहार ड्रिल शुरू कर दी। यह भी त्रिशूल वॉर ड्रिल का ही एक पार्ट है, लेकिन सेना की जो रुद्र ब्रिगेड अखंड प्रहार एक्सरसाइज कर रही है उसने भारत की युद्ध की तैयारियों को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। क्योंकि पहले सेना युद्ध का आदेश मिलने पर मोर्चे के लिए निकलती थी, लेकिन रुद्र ब्रिगेड हर समय वॉर रेडी रहती है। इसलिए पाकिस्तान को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ये वॉर ड्रिल कर रहे हैं और उसके बाद धीरे से सीधा घुस जाएगी भारतीय सेना या ठोक देगी। आप सुनिए वॉर ड्रिल के लिए रेडी हो चुकी रुद्र ब्रिगेड पर खुद सेना क्या कह रही। इस रुद्र ब्रिगेड को इसलिए भी खड़ा किया गया है क्योंकि हमारे भारतीय फौज की एक डॉक्ट्रिन होती थी जिसको हम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहते थे, जिसके तहत फौज मोबिलाइज करती थी और मोबिलाइज के बाद ऑपरेशनल एरिया में कारगर होने के लिए रेडी होती थी। परंतु अब समय आ गया रुद्र ब्रिगेड के साथ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में तब्दील करने का, यानी कि ये रुद्र ब्रिगेड जो है एकदम हर समय रेडी, इस इलाके में मौजूद, अपने दिए हुए टास्क को पूरी तरीके से कारगर तरीके से सक्षम और प्रभावशाली इफेक्ट दुश्मन पर करने के लिए। भाई पाकिस्तान ऑलरेडी पैनिक मोड में है और सेना के अधिकारी ऐसी ऐसी बात कहे दे रहे हैं कि भाई हम तो रेडी हैं, अभी मार देंगे। बोलिए
वहां उनको दिन में 2 बार बीपी की गोली खानी पड़ जाएगी भाई। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी डॉक्टरों पर खुला बोलते बाबा बागेश्वर सड़क पर क्यों लेटे, डॉक्टर क्यों बुलाने पड़े, चारों तरफ पुलिस। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बाबा बागेश्वर की सुरक्षा बढ़ी, क्या कोई बड़ा खतरा है? बाबा बागेश्वर 150 किलोमीटर की यात्रा में पूरे जोश के साथ देश को जोड़ रहे हैं। इसकी झलक हर तस्वीर में दिखाई दे रही है। बाबा बागेश्वर का एनर्जी लेवल यह है कि उन्हें 100 डिग्री से ज्यादा का बुखार आ गया, बेहोश होने की स्थिति आ गई। देखिए वो कैसे सड़क पर गिर गए, मतलब एक तरीके से लिटाना पड़ा उनको। बाबा बागेश्वर अपने संकल्प को तब भी नहीं भूले। बाबा बागेश्वर सड़क पर ही सो रहे हैं, जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं, अपने भक्तों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन दिल्ली धमाके के बाद बाबा बागेश्वर की यात्रा पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। पदयात्रा में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बाबा बागेश्वर ने देश विरोधी ताकतों को कैसे अपने ही अंदाज में जवाब दिया, साजिश रचने वालों को क्या संदेश दिया, यह तो आपको बताऊंगा। लेकिन क्या उनके साथ हो रहा है, उनके आसपास कितनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी है, उसकी एक झलक दी। जहां जहां से बाबा बागेश्वर की यात्रा निकल रही है, बाबा बागेश्वर को देखने के लिए लोगों का रैला उमड़ पड़ रहा है। लोग तो गाड़ियों पर चढ़कर बाबा बागेश्वर पर फूल बरसा रहे हैं। बाबा बागेश्वर को एक बार देखने के लिए घर की छतों पर भीड़ जुट जा रही है। और बाबा बागेश्वर का एनर्जी लेवल देखिए, वो लगातार चल रहे हैं, यात्रा में शामिल होने वालों से मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, और इसके बाद भी बिना थकावट हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ाते जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर जब बंचारी गांव पहुंचे तो गजब जोश में थे। उन्होंने ढोल नगाड़ा बजाना शुरू किया और भक्तों का जोश और हाई हो गया। अपनी पदयात्रा में बाबा बागेश्वर जब थक जाते हैं तो सड़क पर ही सो जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर सड़क पर बैठकर खाना भी खा ले रहे हैं। लगातार चलने की वजह से बाबा बागेश्वर को थकान भी हो रही है। उन्हें कई बार बुखार आ जा रहा है। ऐसा कई बार हुआ जब बाबा बागेश्वर ने सड़क पर ही बुखार चेक करवाया और पदयात्रा में आगे बढ़ गए, रुके नहीं, दवा खाए, आगे। लेकिन एक बार तो बाबा बागेश्वर को 100 डिग्री से ज्यादा का बुखार आया। इसके बाद बेहोश होने जैसी स्थिति हो गई। ऐसे में डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी तो वो सड़क पर ही लेट गए कि नहीं, यहीं लेटूंगा, थोड़ा सा बुखार कम होगा फिर चलना शुरू करूंगा। देख रहे हैं आप, डॉक्टर वहीं सड़क पर उनका इलाज कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में लाखों की भीड़ जुट रही। ऐसे में यात्रा और बाबा बागेश्वर की सिक्योरिटी के इंतजाम पहले ही किए गए। लेकिन दिल्ली में ब्लास्ट के बाद बागेश्वर बाबा की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। पदयात्रा में बागेश्वर बाबा की सुरक्षा के लिए पहले हरियाणा पुलिस की 3 कंपनियां लगी थी, लेकिन लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद 2 अतिरिक्त कंपनियां सुरक्षा में लगाई गई। बाबा बागेश्वर ने भी कह दिया है कि वो डरेंगे नहीं। षड्यंत्र करने वालों को बाबा बागेश्वर ने क्या जवाब दिया है, एक बार सुनिए। कुछ विरोधी ताकतें इस कार्य को, इस मिशन को रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रही हैं, तरह तरह के उपद्रव कर रही हैं। हमको यही जवाब देना चाहेंगे, जो भी इस पदयात्रा का विरोध कर रहा या फिर हिंदुओं को डराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहा, हम एक बात कह दें, हम न रुकेंगे न डरेंगे। लेकिन बाबा बागेश्वर के पास बहुत बड़ी संख्या में अब सुरक्षा के लिए पुलिस लगाई गई है ताकि उन्हें हर खतरे से बचाया जा सके।